तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं नहर प्रणाली के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश के इरिगेशन एंड कह सकते हैं हम लोग जो आपका नदी तंत्र है या नदी प्रणाली है उसके बारे में लोग बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं, विस्तार में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरी थ्योरी को, और थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम लाए हैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हूबहू एग्जाम में छप जाएंगे, देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले लोग करेंगे यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं नहर प्रणाली। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक कैसा राज्य है। उत्तर प्रदेश एक भैया कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे आलू के उत्पादन में आए, चाहे गन्ने के उत्पादन में आए, सब्जी उत्पादन की बात की जाए, चीनी उत्पादन की बात की जाए, तो इन सभी में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है हमारा नंबर 1 पे आता है, टॉप पे रहता है ना। तो आप देख लेंगे उत्तर प्रदेश कैसा राज्य है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश कृषि प्रमुख राज्य है। यहाँ पर देखेंगे सिंचाई साधन, यहाँ पर कृत्रिम रूप से सिंचाई के साधन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से हैं उन सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं विस्तार में। चलो देखो इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे इसे कहा जाता है गेम्बल ऑफ मानसून, यानी मानसून का जुआ। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सिंचाई को क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता है मानसून का जुआ। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है उत्तर प्रदेश में अगर मानसून नहीं आया, बारिश नहीं हुई सही ढंग से, तो यहाँ पर बहुत सारी फसलें जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, या कहीं पैदावार नहीं होती है। तो कह सकते हैं एक तरीके से सिंपल ही हम कह सकते हैं कि भैया इसे मानसून का जुआ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा फसलें जो होती है वो निर्भर होती है बारिश पर। अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश पर निर्भर होती है यहाँ की फसलें। नंबर एक बात है सर्वाधिक संचित क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक संचित क्षेत्र की बात करें तो भारत में कुल संचित क्षेत्र का कुछ देखो, भारत के कुल संचित क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का स्थान है भैया फर्स्ट। कुल संचित क्षेत्रफल में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल, यानी कि सिंचाई जो संचित भूमि का मतलब सीधा सा सिंपल सा है, जिस पर फसल उगाई जाती है, सिंचाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता है, वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें नंबर 1 पर आता है, पहले स्थान पर। अगर हम लोग प्रतिशत में बात करें उत्तर प्रदेश का प्रतिशत में स्थान क्या है, तो संचित भूमि के प्रतिशत के आधार पर पंजाब प्रथम स्थान पर है, जबकि सबसे अगर प्रतिशत की बात की जाए तो पंजाब है, और ओवरऑल बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है, ठीक है। सिंचाई के मामले में जब प्रतिशत वाइज पूछा जाए तो आप पंजाब का नाम लेंगे, अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कौन सा है भैया, आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर यहीं पर शुद्ध संचित क्षेत्र की बात की जाए, संचित क्षेत्र की बात की जाए तो प्रदेश के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी नेट जो सो एरिया के लगभग 86.4 भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि जितने उत्तर प्रदेश के जितने क्षेत्रफल में क्या कहते हैं सिंचाई की जाती है, उसमें से लगभग कितने में, तो आप कहोगे भैया उसमें से लगभग 86.4% क्या है, उस पर पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी तरीके से सिंचाई के साधन वहां पर उपलब्ध हैं। तो लगभग में देखेंगे 15.6% पर आपके सिंचाई के साधन कम है, ठीक है। तो यहां से हमने समझा अगर सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल की बात की जाए तो किसका है, उत्तर प्रदेश का है। अगर प्रतिशत बात पूछा जाए तो कौन है, पंजाब नंबर 1 पर है। और कुल उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचाई कितनी होती है, 84 कह सकते हैं भैया 86.4, यानी कि 13 बचा होगा आपका 13.6%, उस पर सिंचाई कैसी होती है भैया, कम होती है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रदेश में सिंचाई के साधनों का प्रतिशत योगदान। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सिंचाई के बहुत सारे साधन है उत्तर प्रदेश में, जैसे नंबर 1 नलकूप, नहर से सिंचाई होती है, कुओं से होती है, तालाब से होती है ना, और अन्य शेष साधन भी हैं। तो देखोगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है, वो नलकूपों द्वारा होती है। नलकूप का मतलब कहते हैं ट्यूबवेल, समरसेबल, इनके द्वारा आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। तो देखोगे लगभग 100% भूमि में से आपकी 74.9%, यानी कह सकते हैं 75% जो भूमि है इस पर आपकी नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है, ट्यूबवेल समरसेबल्स द्वारा इसकी सिंचाई होती है। सर्वाधिक कहां होती है, तो पश्चिमी यूपी में, मध्य यूपी और मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहां पर आपके सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है किसके द्वारा,
ट्यूबवेल, समरसेबल के द्वारा, नलकूपों द्वारा। फिर हम लोग बात करें तो नहर द्वारा लगभग 15.2% ये जो हिस्सा है ये किससे सींचा जाता है, नहरों से सींचा जाता है। और उसमें भी देखें तो पश्चिमी भूमि है जो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ की भूमि को देखेंगे भैया तो सर्वाधिक सींचा जाता है नहरों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर आपको नहरें सर्वाधिक देखने को मिलती है। फिर बात करें कुएं की तो लगभग 8.8% जो सिंचाई है वो कुएं द्वारा होती है। यानी गंगा के जो घाटी क्षेत्र है, गंगा का जो घाटी वाला एरिया है और मध्य क्षेत्र जो है यानी गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई होती है। फिर आगे बात करें तालाब, झील और पोखर। तालाब झील मतलब देखा होगा आपने, तालाब है, कोई झील है, वहां पे क्या रख लिया, छोटा सा इंजन रख लिया और उससे ही पानी खींच खींच के हम लोग सिंचाई करते हैं ना। तो तालाब, झील और पोखर द्वारा लगभग 0.5% से लेकर के 1.1% तक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। विशेष करके जो आपका पठारी क्षेत्र है यानी बुंदेलखंड, बघेलखंड, रुहेलखंड वाला एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पठारी क्षेत्र में तालाब, झील और पोखरों द्वारा सिंचाई की जाती है। आगे बात करें अन्न साधन, तो अन्न साधन कुछ शेष परसेंट बचते हैं वो अन्न साधन में आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो आगे डिटेल में बात करेंगे। अब सिंचाई के प्रमुख साधन, विशेष तथ्य, यानी नलकूपों द्वारा बात की जाए तो नलकूपों द्वारा सिंचाई जो है भैया, अगर नलकूप की बात की जाए तो प्रदेश में सबसे बड़ा साधन किसका है, नलकूप का है, यानी ट्यूबवेल और समरसेबल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो आपके ट्यूबवेल और समरसेबल के द्वारा ही होती है। लगभग 74.9% कह सकते हैं, 75% सिंचाई जो होती है वो आपकी किसके द्वारा होती है, वो आपकी ट्यूबवेल द्वारा होती है। ठीक है, प्रदेश की सिंचाई का सबसे बड़ा साधन माना जाता है आपका नलकूप। और प्रथम नलकूप यानी प्रथम पहला ट्यूबवेल कहाँ लगाया गया था, तो 1930 में मेरठ में लगाया गया था। पहला ट्यूबवेल कहाँ लगाया गया था उत्तर प्रदेश में, तो बता देंगे भैया मेरठ में लगाया गया था आपका पहला नलकूप 1930 में। अब आता है निशुल्क बोरिंग योजना। आपने देखा होगा सरकार निशुल्क बोरिंग करवाती है। तो निशुल्क बोरिंग योजना कब स्टार्ट हुई, 1985 यानी 1985 में। ये छोटे और सीमांत क्षेत्रों की सिंचाई के लिए चलाई जा रही थी। सरकार द्वारा निजी नलकूप लगाने पर सब्सिडी का प्रावधान था इसमें। तो निशुल्क बोरिंग योजना पूछा जाए कब शुरुआत हुई, तो आप कहोगे 1985 में निशुल्क बोरिंग योजना प्रारंभ की गई, जिसमें क्या होता था कि एक तो गवर्नमेंट सरकारी समरसेबल की पैसे लगवाती थी और साथ साथ में जो कोई अगर प्राइवेट लगवाना चाहे, अपना लगवाना चाहे तो सरकार उसको सब्सिडी भी प्रदान करती थी, किसके लिए, ट्यूबवेल के लिए। तो निशुल्क बोरिंग योजना 1985 में आई और प्रथम नलकूप मेरठ में लगाया गया 1930 में। यहाँ तक कोई दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नंबर 2, तालाब और पोखर यानी पोन्स के द्वारा। तो जो प्रमुख क्षेत्र बताया कौन सा भैया, बुंदेलखंड वाला एरिया, जो आपका उत्तर प्रदेश का पठारी क्षेत्र है, जहाँ से महोबा, ललितपुर है ना, बांदा, चित्रकूट, ये वाला जो एरिया है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भैया सिंचाई किसके द्वारा होती है, तालाब और पोखरों द्वारा होती है। कारण क्या है, यह एक पठारी और चट्टानी क्षेत्र है, यहाँ पर नलकूप लगाना और खुदाई करना अत्यंत कठिन है, इसलिए यहाँ जल संचयन के लिए तालाबों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखो पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी वगैरह है, नीचे विंध्याचल है ना, तो यहाँ पर देखो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे बोरिंग करना, नलकूप लगाना कह सकते हैं थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे सिंचाई के प्रमुख साधन क्या बनते हैं आपके, तालाब और पोखर, ये आपको सिंचाई के प्रमुख साधन बनते हैं। तो आपने देखा ट्यूबवेल, पहला ट्यूबवेल कब लगा, 1930 में। कहाँ पर लगा, मेरठ में। निशुल्क बोरिंग योजना कब स्टार्ट हुई, 1985 में। ठीक है, जिसमें सरकार, गवर्नमेंट कह सकते हैं कि सरकारी बोरिंग करवाती थी और उसके बाद में जो प्राइवेट करवाता था उसके लिए सब्सिडी भी प्रदान करती थी। आगे बात करते हैं प्रमुख नहर प्रणाली, गंगा नदी तंत्र। देखो अगर हम लोग बात करें जो प्रमुख नहरें हैं आपकी जिनके द्वारा सिंचाई होती है, तो सबसे प्राचीन नहर कौन सी है आपकी, ऊपरी गंगा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो आप कहोगे ये है आपकी ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है, तो ये हरिद्वार उत्तराखंड से निकलती है। और कहाँ पर आकर के, तो आपकी ऊपरी गंगा नहर वहीं से पास से निकलकर सहारनपुर, मेरठ, अली होते हुए कानपुर तक देखने को मिलती है। इसका निर्माण यानी जो ऊपरी गंगा नहर है इसका निर्माण 1842 से लेकर के 1854 तक ये खुदवाई किसने थी, लॉर्ड डलहौजी ने। यही वही लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति अपनाई थी, है ना, वही लॉर्ड डलहौजी जिसने रेल चलवाई थी। 1853 में पहली रेल पटरी किसने बिछवाई थी, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी था। तो सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण नहर में से एक है आपकी कौन सी, ऊपरी गंगा नहर, जिसको किसने बनवाया था, किसने खुदाई करवाई थी इसकी, तो 1842 से लेकर के 1854 तक लॉर्ड डलहौजी ने इसकी खुदाई करवाई थी। और बात करें कौन कौन से जिले इसमें लाभ लेते हैं, तो उत्तराखंड से निकलकर ये
कहाँ कहाँ, सहारनपुर होते हुए मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, कानपुर आदि में, कानपुर में आके गंगा में मिल जाती है आपकी कौन सी, ऊपरी गंगा नहर। फिर आता दूसरा मध्य गंगा नहर, दूसरा आता है भैया मध्य गंगा नहर। इसकी खुदाई 1978 से शुरू होकर के इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ऊपरी गंगा के अतिरिक्त पानी को उपलब्ध कराना, यानी कि ऊपरी गंगा नहर का जो अतिरिक्त पानी है वो मध्य गंगा में छोड़ा जाएगा, मध्य ऊपरी गंगा में छोड़ा जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य ऊपरी नहर को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराना था। किसका, आपका 1978 में बनी मध्य गंगा नहर, यानी कि मिडिल गंगा कैनाल, है ना। अपर गंगा कैनाल, मिडिल गंगा कैनाल कहाँ से निकलती है, तो ये बिजनौर के गंगा नदी पर बैराज बना है वहीं से निकलती है, ठीक है। आगे बात करें निचली गंगा नहर, इसको बोलते हैं लोअर गंगा कैनाल। इसकी भी शुरुआत 1878 में होती है निर्माण इसका, और ये कहाँ, तो आपका नरौरा, बुलंदशहर, नरौरा वहीं जहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र लगा हुआ है ना। देखोगे बुलंदशहर के गंगा नदी से ये निकलती है, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कानपुर होते हुए प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिलती है कौन सी, तो ये हो गई आपकी निचली गंगा नहर। अपर गंगा कैनाल, मिडिल गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, तीनों को आपने समझ लिया है। इसकी शुरुआत 1842 में लॉर्ड डलहौजी करवाता है, ये 1970 में खुदाई जाती है, और ये 1870 में, ये 1970 में, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, अपर गंगा नहर तो उत्तराखंड से, और आपकी मिडिल गंगा कैनाल बिजनौर से। ये बिजनौर वही से है, वही है जहाँ से भैया गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, पूछा जाता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप कहोगे बिजनौर से करती है, ठीक है। आगे फिर नरौरा, ये बुलंदशहर जहाँ पर एकमात्र परमाणु संयंत्र केंद्र है आपका उत्तर प्रदेश का नरौरा, ठीक है। इसमें लाभान्वित जिले आपने देख लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, अब बात करते हैं यमुना नदी तंत्र और शारदा नदी प्रणाली। आपसे जब भी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी, नहर कौन सी है, तो आप बताएंगे शारदा नहर। कौन सी है, शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की आपकी सबसे बड़ी नहर है। तो हम लोग यमुना नदी तंत्र की बात करते हैं और फिर बात करेंगे शारदा की। अगर यमुना नदी तंत्र की बात करें तो जो आज इसे क्या और कहा जाता है, इसे पूर्वी नहर कहा जाता है, पूर्वी यमुना नहर, और एक आएगी आपका आगरा नहर, ठीक है। ये दोनों किसकी हैं, ये दोनों सहायक है यमुना की। अगर हम लोग बात करें पूर्वी यमुना नहर की, जिसको बोलते हैं ईस्टर्न यमुना कैनाल, ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो कब खुली थी, ये 1831 में, कब खुली, 1831 में। किसने निर्माण करवाया इसका, तो याद रखिए ये मुगल बादशाह शाहजहां ने, ये वही शाहजहां है दिल्ली, जिसने दिल्ली का लाल किला बनवाया और आगरा में ताजमहल बनवाया, ठीक है, ये वही शाहजहां है। तो इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया 1830 में। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का कह सकते हैं, नहरों की खुदाई किसने कराई, तो एक याद रखना फिरोज शाह तुगलक जो है, इसने भैया दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा नहरें खुदवाने का काम किया था, जिससे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा ये विस्तारित का किया गया, और उद्गम में कहाँ से निकलती है, तो ये फैजाबाद गांव, ये फैजाबाद शहर नहीं है, ये फैजाबाद अयोध्या वाला शहर नहीं है, ये फैजाबाद गांव का नाम है। फैजाबाद गांव कहाँ पड़ता है, सहारनपुर। ये वही सहारनपुर है जहाँ की लकड़ी की नक्काशी बहुत ज्यादा फेमस है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है सहारनपुर, ठीक है। तो वहीं से आपकी यहीं से निकलती है आपके फैजाबाद, या जिसी को फैजपुर कहा जाता है, फैजपुर गांव से निकलती है आपकी पूर्वी यमुना नहर। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहोगे 1630 में शाहजहां, सॉरी 1830 में इसको शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद ये हथनी कुंड बैराज से, ये जो देखा फैजाबाद गांव सहारनपुर के किस कुंड से निकलती है, तो हथनी कुंड से। तीनों चीजें याद रखनी है। पहली बात स्थान की बात की तो कहोगे कहां से निकलती है, भैया सहारनपुर के फैजाबाद या फैजपुर से निकलती है। वहां पे भी एक कुंड है जिसका नाम क्या है, एक बैराज है हथनी कुंड, वहां से निकलती है आपकी पूर्वी यमुना नहर। तो यहाँ से आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं मैं ये बता देता हूं एक बार, उनको मैं अंडरलाइन करूंगा जो जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। एक याद रखना है, पूर्वी यमुना नहर ये सबसे पुरानी नहर है। 1631 में इसको शाहजहां ने खुदवाया था, और इसका निर्माण 1830 में अंग्रेज द्वारा इसका विस्तार किया गया। यानी खुदाने का काम इसका किसने किया था, मैं बताया 1630 में इसका खुदने का काम स्टार्ट हुआ था, 31 में खुदवाई थी शाहजहां ने। इसको दोबारा कह सकते हैं, इसकी रेंज को बढ़ाया किसने, तो इसकी रेंज को बढ़ाया अंग्रेजों ने। कब बढ़ाया, 1830 में। निकलती कहां से, तो फैजाबाद गांव सहारनपुर के हथनी कुंड बैराज से निकलती है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी आपसे पूछ सकता है, क्या हो सकता है, हथनी कुंड बैराज के बारे में पूछ लिया, फैजाबाद गांव या सहारनपुर जिले के बारे में, जो कुछ पूछ लेगा आप बता देंगे। तो इतने पॉइंट जिनको मैंने अंडरलाइन किया ये आपको याद रखने हैं। फिर आगरा, दूसरा आगरा नहर।
आगरा नहर की बात करें तो ये जो जो आपका ओखला है, ओखला मतलब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नोएडा है, उसी के जो पुराना ओखला शहर है, ये ओखला जो नाम रखा गया है ये किसके नाम पे रखा गया है, तो दिल्ली के पास का ही यूपी का मेर वो सॉरी यूपी का कुछ एरिया था, ठीक है, यूपी के जीवी नगर का जो गौतम बुद्ध नगर का एरिया था, वहीं पर एक कह सकते हैं गांव हुआ करता था ओखला, है ना, उसी के नाम पर ही बनाया गया था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा, जिसको बाद में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब आपका क्या है, नोएडा ही है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आगरा नहर की बात करें तो 1874 में इस आगरा नहर को भी भैया किसने बसवाया था, बनाया था, तो इसको भी शाहजहां ने ही खुलवाया था आगरा कैनाल को। किस कब खुलवाया, 1874 में। इसका उद्गम कहाँ से था, निकलती कहाँ से, तो ये ओखला, दिल्ली का ही बता दिया ओखला, ओखला नामक स्थान है, वहीं से निकलती है यमुना नदी से। कहाँ से निकलेगी भैया, यमुना नदी से। एक और चीज तुमसे पूछी जाती है, यमुना नदी के किनारे बसी हुई एक विश्व विरासत स्थल कौन सा है, ताजमहल कहाँ बसा है, तो यमुना नदी के जस्ट किनारे बसा हुआ है। और पूछा जाता है यमुना नदी में कौन सी, यमुना नदी के किनारे बसे ताजमहल में जो नींव रखी गई है, उस नींव में किस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं ताज, जैसे कि इमारत बनवाते हैं तो इमारत में हम लोग क्या करते हैं, नींव में सरिया, है ना, मोरंग, गिट्टी, इन सभी के करके बहुत मोटे मोटे पिलर बनवाते हैं। लेकिन जो आपका ताजमहल, जो आपका विश्व विरासत स्थल है, उसमें ऐसी कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो पता है किसकी नींव रखी गई है, तो लकड़ी लगी है उसमें, नींव जो है वो काहे की है, लकड़ी की है। और किस लकड़ी का उपयोग किया गया है, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, ये यूपी पीछे से पूछा गया है, किस लकड़ी का उपयोग किया गया, तो बता देंगे कौन सी, आबनूस। कौन सी लकड़ी लगी है, तो आबनूस लकड़ी का उपयोग किया गया है आपका, इसमें ताजमहल की नींव में। ये आबनूस लकड़ी का उपयोग क्यों किया गया है, क्योंकि जो आबनूस लकड़ी होती है ये पानी के संपर्क में आते ही कैसी हो जाती है, और ज्यादा मजबूत हो जाती है। जैसे आबनूस की लकड़ी पानी के संपर्क में आती है तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए आबनूस की लकड़ी का या कहें आबनूस के तत्व का उपयोग किया गया है आपके ताजमहल की नींव में, ठीक है। देखो भैया, इसके बाद में यह एक अंतरराज्यीय नहर है, यानी कि अंतरराज्यीय अपने राज्य भर में ही रहती है, सॉरी अंतरराज्यीय मतलब ये अलग, जैसे निकलती कहाँ से, दिल्ली के ओखला से होते हुए, फिर दिल्ली से होते हुए हरियाणा आएगी, हरियाणा से राजस्थान आएगी, राजस्थान से फिर यूपी में आएगी। तो दिल्ली से निकली, दिल्ली होते हुए हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर यूपी में आ जाएगी। अंतरराष्ट्रीय राज्य मतलब कई अपने ही कई राज्यों में, जैसे अंतरराष्ट्रीय कहते तो अलग अलग देशों में, और अंतरराज्यीय कहते हम लोग एक के साथ अन्य राज्यों में ये बहने वाली, ठीक है, अंतरराज्यीय। तो ये कैसी है, एक अंतरराज्यीय नहर है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में बहती है। आपकी कौन सी, आगरा नहर। कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके ओखला दिल्ली से है, फिर जाती है दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान होते हुए आपको उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर से ये यमुना में मिल जाती है। अब दूसरा आता है शारदा नहर। अगर शारदा नहर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी और सबसे लंबी नहर है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो याद रखेंगे शारदा नहर। इसको काली नदी भी कहा जाता है, काली नहर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अन्य नाम क्या है, तो इसको शारदा को ही काली कहा जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 12,368 किलोमीटर की इसकी शाखाएं हैं। यानी कि अगर शाखा सहित पूछा जाए, यानी कि इसकी अन्य शाखाएं भी हैं, यानी इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं, सहायक नहरें जो हैं, उन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो इसका कुल जो लंबाई है 12,368 किलोमीटर की है। इसका निर्माण 1920 से लेकर के 28 में हुआ था। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो भारत और नेपाल, यानी भारत और नेपाल का जो एरिया है, नेपाल के बनवासा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। शारदा नहर कहाँ से निकलती है, तो नेपाल के बनवासा नामक स्थान से निकलती है, और पीलीभीत जिले से शारदा काली नदी में बदल जाती है। यानी कि पीलीभीत जिले में से क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है काली नदी, ठीक है। शारदा ही काली नदी है, तो इसको पीलीभीत जिले में शारदा को काली नदी से संबोधित किया जाता है। इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज आदि, ये सारे के सारे जिले आपके शारदा नहर से कह सकते हैं लाभ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए शारदा नहर के बारे में। आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं संयुक्त एवं क्षेत्रीय नहर। अगर संयुक्त और क्षेत्रीय नहर की बात करें तो इसमें आता है भैया अगला गंडक नहर। अगर
गंडक नहर की बात करें तो ये एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना मतलब यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है आपकी गंडक। निकलती कहाँ से? नेपाल, नेपाल से होती उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होने के बाद ये बिहार पहुंच जाती है आपकी कौन सी नहर? गंडक नहर। अगर उद्गम की बात करें तो नेपाल की बूढ़ी गंडक नदी पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से इसका उद्गम होता है। वाल्मीकि नगर बैराज, वहां से नेपाल के बूढ़ी गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बैराज से इसका उद्गम होता है। इसके लाभान्वित जिले यूपी का गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि ये सारे के सारे लाभान्वित जिले हैं आपकी किस नदी से? गंडक नदी से। और गंडक नदी आपका यूपी बिहार के मध्य बॉर्डर का काम करती है। ठीक है, यूपी बिहार के मध्य में बॉर्डर का काम करती है कौन सी? आपकी गंडक नहर। फिर आता सरयू नहर। अगर सरयू नहर की बात करें, विशेषता की बात करें तो राष्ट्रीय परियोजना पूर्वांचल की सबसे बड़ी है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी नदी परियोजना है आपकी कौन सी? सरयू नहर परियोजना। ठीक है, इसके उद्गम की बात करें तो बहराइच, और बहराइच यानी घाघरा, जिसका नाम घाघरा कोई सरयू यानी कहते हैं ना शक्तिमान, है ना, गंगाधरी शक्तिमान है। तो गंगाधारी शक्तिमान तो भैया घाघरा कोई क्या कहा जाता है? सही अयोध्या में सरयू कहा जाता है, लखनऊ बाराबंकी में इसको क्या कहा जाता है? घाघरा कहा जाता है। ठीक है, तो घाघरा को ही बहराइच से इसका उद्गम होता है, इसी का नाम घाघरा या सरयू है। ठीक है, लाभान्वित जिले बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती आदि ये सारे जिले आपके सरयू नदी से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग केन नहर। अगर केन नहर की बात करें तो ये यूपी और एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है आपकी कौन सी? केन कैनाल। तो केन नहर जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पन्ना नेशनल पार्क जो है आपका वहीं एमपी में, मध्य प्रदेश के पन्ना से ये आपका उद्गम होता है केन नदी का। इसमें लाभान्वित जिले बांदा और छतरपुर, एमपी का छतरपुर और उत्तर प्रदेश का बांदा, ये इससे प्रभावित जिले, लाभान्वित जिले हैं। बेतवा और माता टीला की बात करें, बेतवा और माता टीला, तो बेतवा और माता टीला के बाद बेतवा नहर का उद्गम परीक्षा बांध झांसी, परीक्षा बांध जो है झांसी जो बेतवा नदी पर बना है वहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसे माता टीला बांध कहा जाता है, बेतवा नदी पर बना है, यहाँ से गुरुसराय और मंदर नहर निकलती हैं आपकी। गुरुसराय और मंदर नहर कहाँ से निकलती हैं? तो ये माता टीला बांध बेतवा नदी पर जो है जो आपका झांसी में वहां से निकलती है। ठीक है, तो आपने देख लिया, एक तो बेतवा नदी परीक्षा बांध जहां से निकलती है, और आपकी रानी लक्ष्मीबाई माता टीला बांध से बेतवा नदी से गुरुसराय और मंदर नहरें निकलती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बैराज और जल परियोजनाएं। महत्वपूर्ण बैराज, जो बैराज बने हैं और आपकी जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है बहुउद्देशीय संयुक्त बैराज। देखो सबसे पहले आता है बाण सागर परियोजना। अगर बाण सागर की बात करें तो यह कहाँ स्थित है? सोन नदी पर स्थित। किस नदी पर? सोन नदी पर। और ये यूपी, एमपी और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। तो पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो आप कहोगे बाण सागर परियोजना, जो कहाँ किस नदी पर बनी है? सोन नदी पर। दूसरा आता है हथनी कुंड बैराज। ये हथनी कुंड बैराज कहाँ है? तो बताए थे अभी आपको, ये यमुना नदी पर सहारनपुर में है। ठीक है, सहारनपुर का कौन सा जिला था? बताएंगे जल्दी से, कमेंट करके जल्दी बताएंगे सहारनपुर का कौन सा जिला था। ठीक है, वहां पर स्थित है। और इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। इसे हथनी कुंड बैराज को नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। यह 5 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी? आपकी हथनी कुंड परियोजना। अब आगे आता है भैया कौन सा? पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए विशेष बैराज। तो देखेंगे जो पानी पीने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर कौन कौन सा है? तो एक है आपका गोकुल बैराज। गोकुल बैराज कहाँ बना है? तो ये बना है आपका मथुरा में। किस नदी पर? यमुना नदी पर। मथुरा में यमुना नदी पर बना है, जहां से मथुरा और वृंदावन को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। किस बैराज से? गोकुल बैराज। गोकुल बैराज से मथुरा में बना हुआ है यमुना नदी पर, जिससे मथुरा और आपका वृंदावन को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा आता है लवकुश बैराज। ये वही लव और कुश है, भगवान राम के पुत्र लवकुश, इनके नाम पर जो कानपुर का बना है कौन सा बैराज भैया? कानपुर का कौन सा बैराज? गंगा बैराज। तो कानपुर का जो गंगा बैराज है, जिसे लवकुश बैराज के नाम से जाना जाता है, ये गंगा नदी पर स्थित है और कानपुर नगर को इसलिए पेयजल देता है। यानी कि कानपुर नगर को पेयजल देने का कार्य किसका है? तो ये है भैया आपके लवकुश बैराज को, जिसको हम लोग कानपुर का गंगा बैराज भी कहते हैं। ठीक है,
तो याद रखना गोकुल बैराज मथुरा और आपका कानपुर का गंगा बैराज लवकुश बैराज। आगे बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, यानी उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात है उनकी बात करते हैं। तो नंबर 1 चंदौली की बात करें, चंदौली में आपके दो मिलेंगे, एक तो राजदरी और देवदरी। राजदरी और देवदरी जलप्रपात दोनों कहाँ हैं, तो आप कहोगे राजदरी और देवदरी दोनों चंदौली में है। मिर्जापुर में कौन कौन से हैं, तो लखनविया दरी, सिद्धार्थनाथ दरी और टांडा दरी और चुन्ना दरी। तो मिर्जापुर में आप देखेंगे लखनिया दरी, सिद्धार्थ दरी, टांडा और चूना दरी, ये आपके कहाँ है भैया, ये आपके मिर्जापुर में है। अगर सोनभद्र की बात की जाए तो मुक्खा फाल, कौन सा, मुक्खा वाटरफॉल, यानी सोनभद्र की बेलन नदी पर बना है आपका मुक्खा फाल। तो यहाँ से याद रखना चंदौली में राजदरी और देवदरी, लखनिया दरी, सिद्धार्थ दरी, टांडा दरी, चुना दरी, ये आपके मिर्जापुर में है। और सोनभद्र जिले में है आपका मुक्खा ताल, मुक्खा फाल जिसको बोलते हैं मक्खा वाटरफॉल, ये आपका कहाँ है, सोनभद्र जिले में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हो गई। अब आता है आपका प्रैक्टिस सेशन, यहाँ से जिसको जल्दी से जल्दी से आप आंसर करेंगे भैया। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख साधन कौन सा है, तो पता है आपको उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है आपकी ऊपरी गंगा नहर। कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी नहर कौन सी है, तो ये कहोगे शारदा नहर। कौन सी है, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में पहला नलकूप कहाँ लगाया गया था, तो आप कहोगे ये लगाया गया था 1930 में मेरठ में। कहाँ लगाया था, 1930 में मेरठ में लगाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तालाबों और पोखरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है, तो बताया था आपका बुंदेलखंड वाला एरिया जो है, जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर होती है। गंडक नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो गंडक नहर 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सॉरी, 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो गंडक में आप देखें, गंडक उत्तर प्रदेश बिहार की है, उत्तर प्रदेश और बिहार की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में ये सीमा बनाने का काम करते गंडक। मथुरा और वृंदावन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य किस बैराज से निर्माण किया गया है, तो आप कहोगे यह है आपका गोकुल बैराज, जो आपके यमुना नदी पर बना है, मथुरा और वृंदावन को पेयजल प्रदान करता है। राजदरी और देवदरी जलप्रपात किस राज्य में है, तो आप कहोगे राजदरी और देवदरी दोनों के दोनों कहां पर हैं, चंदौली में है। जबकि लखनविया, तांडा, ये सब कहां पर है आपके सोनभद्र में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है भैया कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, जो यूपी, एमपी और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर परियोजना आप कहोगे किसकी है, ये बाण सागर परियोजना जो है भैया किस नदी पर बनी है, ये बेतवा नदी पर बनी है, झांसी में। ठीक है, आगे, प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार लंबाई के हिसाब से किस जिले में है, यानी कि अगर आप देखें तो भैया किस जिले में सर्वाधिक विस्तार है, तो आप कहोगे ये होगा आपका प्रयागराज में। निचली गंगा नहर का उद्गम कहां से होता है, तो आपको पता है निचली गंगा का नहर का उद्गम कहां से होता है, तो देखो हरिद्वार दिया गया है, हरिद्वार से भैया सबसे ऊपरी का होता है, बिजनौर से आपका मध्य का होता है, नरौरा से आपके बुलंदशहर से आपके सबसे निचली गंगा का होता है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा कौन सा पार्ट, आपका पूरा का पूरा यहाँ से ये जो कैथोड सिंचाई और नहर प्रणाली का पार्ट था ये कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।